फ्रेंड, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से 4 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आज शाम 6 बजे 15 मार्च को जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह सबसे पहली और बड़ी और अच्छी अपडेट आई है आप सभी के लिए। हरियाणा सरकार कर्मचारियों को रेगुलर कर सकती है। जी हाँ, हरियाणा सरकार का रेगुलराइजेशन पॉलिसी पर मंथन शुरू हो गया है। मुख्य सचिव ने ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के अस्थायी कर्मचारियों का डाटा मांगा है ताकि रेगुलराइजेशन जो पॉलिसी है उस पर जो चेंज वगैरह है वो किया जा सके। हरियाणा सरकार रेगुलराइजेशन पॉलिसी पर मंथन कर रही है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में भी सरकार ने कहा था कि इस पॉलिसी का प्रस्ताव विचाराधीन है, फिर हाई कोर्ट से समय मांग लिया था। इसी के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने 5 साल से ज़्यादा अवधि वाले ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर लगे अस्थायी कर्मचारियों का डाटा मांगा है। मुख्य सचिव संजीव कौशल की तरफ से सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागाध्यक्षों, सभी बोर्ड निगमों के प्रबंध निदेशक, मुख्य प्रशासकों, सभी मंडल आयुक्तों, सभी जिला उपायुक्तों को पत्र भेजकर डाटा भेजने को कहा है। सरकार ने 3 कैटेगरी बनाई है। एक कैटेगरी 10 साल से ज़्यादा अवधि वाले की है, दूसरी 7 से 10 साल और तीसरी 5 से 7 साल के बीच की है। खास बात यह है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 और हाल्ट्रॉन आईटी और दोनों पॉलिसी में नहीं आते, उनकी भी जानकारी मांगी गई है। इस तरह से मंगाई गई है जानकारी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के लिए, पार्ट 2 के लिए और पार्ट इसमें हार्टोन आईटी पॉलिसी, आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 और 2 से अलग के तहत लगे जो कर्मचारी हैं उनका डाटा मांगा गया है। इस कैटेगरी के अनुसार ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए। तो आप सभी के लिए पहली और बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ, अस्थायी जो कर्मचारी लगे हुए हैं लंबे वर्षों से, बहुत सारे वर्षों से, तो वो पक्के हो सकते हैं हरियाणा में। तो ये एक बड़ा तोहफा है, वो जल्द मिल सकता है आप सभी को और पहली अपडेट आई थी आप सभी के लिए। जी हाँ, दूसरी बड़ी अपडेट आई है आप सभी किसान भाइयों के लिए। जिन भी किसान भाइयों की 16वीं किस्त नहीं आ पाई है उनके बैंक अकाउंट में, तो वो ई-KYC ज़रूर करवा लीजिए। जी हाँ, बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से ये अपडेट है और 16वीं किस्त केंद्र सरकार ने भेज दी है सभी किसानों की, चाहे वो हरियाणा के किसान हो या पूरे देश में किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी गांव के किसान हैं। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त सरकार की तरफ से भेज दी गई है। 16वीं किस्त का लाभ यदि आप पाना चाहते हैं तो आपको ई-KYC करवाना ज़रूरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए आप 31 मार्च तक, जी हां, आज 15 मार्च है, 15-16 दिन तक आप ई-KYC करवा सकते हैं। यदि आप करवाते हैं 31 मार्च तक तो आपकी जो 16वीं किस्त है वो रुकी हुई है ई-KYC के कारण, तो वो आपके अकाउंट में भेज दी जाएगी। तो 31 मार्च से पहले पहले ई-KYC ज़रूर करवा लीजिए। अधिक जानकारी के लिए QR कोड दिया गया है, ये भी स्कैन करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये अपडेट आई है भारत सरकार की तरफ से, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से सभी किसान भाइयों के लिए ये 16वीं किस्त को लेकर है। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को एक साल में 6,000 रुपये की 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त देती है, 6,000 रुपये देती है, जिसकी अभी 16वीं किस्त ही जारी की गई थी। और अब बहुत सारे जो किसान हैं वो रह गए थे, उनकी 16वीं किस्त नहीं आ पाई थी, KYC नहीं करवाई थी उन किसानों ने। तो यदि आप भी वो ही किसान हैं जिन्होंने ई-KYC नहीं करवाई थी तो ई-KYC करवा लीजिए। आपकी 2,000 रुपये की 16वीं किस्त आपके अकाउंट में आ जाएगी। 31 मार्च तक अपनी जो ई-KYC है उसको कंप्लीट करवा लीजिए। यदि आप खुद करना चाहते हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल पर जैसे ही आप लिखेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना तो उसकी वेबसाइट खुल जाएगी। पहले ही लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसमें
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पूरी वेबसाइट खुलकर सामने आ जाएगी। उसमें आपको ई-केवाईसी का ऑप्शन मिल जाएगा पहले ही पेज पर आपको आगे ही, और जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आधार कार्ड का ऑप्शन मिलेगा और आधार कार्ड उसमें फिल करेंगे तो जो भी आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर ऐड है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी जैसे ही आप फिल करेंगे तो आपकी ई-केवाईसी आधार कार्ड के साथ हो जाएगी। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट आई थी हरियाणा के किसानों के लिए जिनकी 16वीं किस्त उनके अकाउंट में नहीं आई है। तो दूसरी अपडेट थी ये किसान भाइयों के लिए। जी हाँ, तीसरी बड़ी अपडेट आई है चुनाव आयोग की तरफ से। जी हाँ, इंतजार खत्म हो गया है। जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं आम चुनाव 2024 में, उसको लेकर अपडेट आ गई है। जी हाँ, कब से आचार संहिता लग जाएगी। बता दें कि आम चुनाव 2024 और राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग कल शनिवार 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। यह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे से होगी। इसे चुनाव आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि 543 सीटों के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव 7 या 8 फेज में या चरण में हो सकते हैं। तो पहले चरण में किस राज्य का और कौन कौन सी सीटों का चुनाव होगा ये तो कल देखना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। इसके साथ ही ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होगा। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी और यह आचार संहिता कल 3 बजे ही जैसे ही चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और चुनाव तारीखों का ऐलान करेगा कितने चरणों में होगा, उसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। एक दिन पहले ही 2 चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की नियुक्ति की गई है। शुक्रवार 15 मार्च को पदभार संभाला है। इसके बाद सीईसी राजीव कुमार समेत 3 अधिकारियों ने चुनाव कार्यक्रम को लेकर बैठक की थी। तो बड़ी अपडेट आई है, कल चुनाव तारीखों का ऐलान होगा। साथ में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, उनको लेकर भी जो घोषणा है, विधानसभा कार्यक्रमों को लेकर भी घोषणा है, वो कल चुनाव आयोग करने वाला है। कल 16 मार्च को दोपहर बाद 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और 4 बजे तक आपको तारीखों का पता भी लग जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई थी, कल तारीखों का ऐलान हो जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से। आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है। तीसरी बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए चुनाव आयोग की तरफ से। चौथी अपडेट आई है। चौथी अपडेट आप सभी के लिए सूचना के रूप में आई है, पेटीएम से आई है। आप सभी के लिए बता दें कि कल से पेटीएम बैंक की जो सेवाएं हैं वो रुक जाएंगी। 15 मार्च यानी आज के बाद यूजर्स अपने पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट में रुपये जमा नहीं कर सकेंगे। यूजर्स इन अकाउंट में सैलरी, सब्सिडी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी रिसीव नहीं कर सकेंगे। इन अकाउंट में बैलेंस रहने तक ही ईएमआई और इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे ऑटो डेबिट जो मैंडेट्स जारी रहेंगे। पेटीएम पेमेंट बैंक वॉलेट में रुपयों का टॉपअप ट्रांसफ़र बंद हो जाएगा। तो आप सभी के लिए पेटीएम की तरफ से ये बड़ी सूचना आई है। चौथी अपडेट में पहली बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। चौथी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई आप सभी के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। एचएसएससी के मौजूदा चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन थे भोपाल सिंह खत्री एचएसएससी के। उन्होंने हरियाणा सरकार को अपना इस्तीफा भेज दिया है। उनका यह फैसला हरियाणा में सीएम बदलने के बाद आया है। यहाँ सीएम मनोहर लाल खट्टर की जगह अब नायब सैनी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बता दें कि भोपाल सिंह यमुनानगर के खदरी गांव के एक सामान्य और साधारण किसान परिवार से हैं। उन्होंने अपना राजनीतिक सफर गांव के सरपंच से शुरू किया था। सरपंच रहते ही उन्होंने आयोग का सदस्य बनाया गया था। इसके बाद उन्हें मेंबर से चेयरमैन बनाया गया। उनकी अपने गांव व इलाके में पूर्व सरपंच भोपाल सिंह के नाम से पहचान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले भोपाल सिंह उच्च शिक्षित और बेहद सामान्य व्यक्तित्व के हैं।
8 विषयों में एमए के साथ वह विधि स्नातक भी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विश्वास पात्रों में उनकी गिनती की जाती है। वह केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया के सचिव भी रह चुके हैं। भोपाल सिंह की प्रशंसा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। तो अब नया चेयरमैन बनाया जाएगा। नया चेयरमैन की जो अपडेट आ रही है, इसके साथ बिल्ला सोराण होंगे एचएसएससी के नए चेयरमैन। ये पानीपत के राजाखेड़ी गांव के रहने वाले हैं। ये अपडेट आ रही है बिल्ला सोराण को लेकर। जी हाँ, ये चौथी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। इसके साथ चौथी अपडेट में तीसरी बड़ी खबर आई है। फतेहाबाद के उपायुक्त श्री राहुल नरवाल आईएएस ने किसानों से बागवानी को अपनाने का आह्वान किया है। कहा है कि बागवानी योजना पर दिया जा रहा है 35% से लेकर 85% तक का अनुदान, सब्सिडी दी जा रही है। सरकार ने बागवानी फसलों में आर्थिक नुकसान और प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए शुरू की भावांतर भरपाई योजना और मुख्यमंत्री बागवानी योजना का लाभ उठा सकते हैं किसान। इसमें 35% से लेकर 85% तक का अनुदान बागवानी योजनाओं पर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ बागवानी फसलों में यदि आपका नुकसान होता है तो उसकी भी भरपाई की जाएगी। भावांतर भरपाई योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए आपको योजनाओं का लाभ लेना होगा। इसके साथ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का भी लाभ ले सकते हैं और बागवानी योजनाओं पर 35% से लेकर 85% तक अनुदान है, सब्सिडी है, वो भी दी जा रही है। वहीं चौथी अपडेट में आखिरी ही अपडेट आई है केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की तरफ से। उन्होंने कहा कि किसानों के सशक्तिकरण हेतु केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी पर सरसों की खरीद। केंद्र सरकार ने रबी विपणन सीजन 2024 आरएमएस के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों को पीएसएस के तहत सरसों की खरीद के लिए तैयार रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे किसानों को सरसों की फसल बेचने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। तो ये 4 बड़ी अपडेट थी। चौथी अपडेट में कई खबरें थी। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।